नहीं भरेंगे। हम इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप इतने हितैषी हो, सरकारी विभागों को अगर प्राइवेट कर रहे हो, तो हमारे SC ST OBC समाज को प्राइवेट में आरक्षण देने का काम करो, तब हम जाने। लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। ये मेरे साथियों, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तस्वीर देखते हैं बाबा साहब की, जहां प्रतिमा लगी होती है, अक्सर आप देखते हैं कि बाबा साहब के हाथ में, एक हाथ में संविधान होता है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि हमने इस देश का संविधान बहुत मजबूत बनाया है और इस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार दिया है। लेकिन ये देखने को मिला कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, वो राजनीतिक दल के लोगों ने, बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो सबको बराबर का देने का काम किया था, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां सर्व समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही थी। धन है माननीय कांशीराम साहब, धन है मान्या बहन जी, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और माननीय साहब, मान्या बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत मैंने देखा था कि इस देश में वोट का अधिकार तो सबको था, लेकिन सबको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। इसी तहत इस प्रदेश में, इस देश में 1952 में पहली बार वोट पड़ा है, लेकिन बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है। 1952 से लेकर के 1984 तक लगभग 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक तमाम ऐसे समाज के लोग रहते थे जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। लेकिन चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे निषाद समाज के लोग हों, चाहे बिंद समाज के लोग हों, चाहे कश्यप समाज के लोग हों, चाहे नाई समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे लोनिया चौहान समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, यानी हर समाज के लोगों की बहुजन समाज पार्टी ने जब ये नारा दिया, तो जिसको भागीदारी पहले से मिलती थी उनको भी, और जिनको भागीदारी कभी नहीं मिलती थी उनको भी, अगर सर समाज को किसी दल ने भागीदारी देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम माननीय कांशीराम साहब और मान्या बहन जी। ते मेरे सर समाज के लोगों, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपके बीच में तमाम प्रकार का भ्रम फैलाया जाएगा कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है दो खेमे में हो रहा है। लोग कहेंगे एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। लेकिन मैं आप लोगों के विश्वास दिलाना चाहता हूं, मान्या बहन जी ने शुरू से ही कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर अकेले अपने दम पर, जनता के गठबंधन के दम पर इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 2007 में बीएसपी का किसी दल से गठबंधन हुआ था क्या? जरा जोर से बोलो। लेकिन आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में तमाम दलों ने बड़ा बड़ा गठबंधन किया था, लेकिन मान्या बहन जी ने दलों का गठबंधन नहीं किया था, जनता का गठबंधन बनाया था। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनका एक मजबूत गठबंधन बना था। और इस गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं? ए मेरे साथियों, आपको मनोबल गिराने के लिए
चाहे जिस तरह की कोई बात करे, लेकिन आप अपनी नेता पर विश्वास करो, बहन जी के बातों पर अडिग रहो और ये ऐलान करो कि 2007 के तर्ज पर फिर जनता के गठबंधन के बल पर इस 2024 में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी जीत करके आएगी और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब 2007 में आपकी सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि माननीय बहन जी ने सर्व समाज का विकास करने का काम किया था। एक जगह निकली थी सफाई कर्मी की जगह माननीय बहन जी ने निकाली थी। इसके पहले ये जगह नहीं थी, ये पहली बार माननीय बहन जी ने ये जगह क्यों निकाली, जरा इस पे विचार करिए। क्योंकि माननीय बहन जी भी एक गरीब परिवार से आई हैं। माननीय बहन जी इस बात को विचार कर रही थी कि आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या ऐसे परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या, जरा जोर से बोलो। अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इसको सोचने का काम किया तो हम गरीबों की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी ने सोचने का काम किया। और इतना नहीं, माननीय बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भरने का काम किया। बैकलॉग क्या है? जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर SC ST OBC को नौकरी मिलती थी, इस नौकरी को भी इस देश में आज पूरे देश में तमाम पार्टियां हैं जो पिछड़ों की बात करती हैं, SC की बात करती हैं, ST की बात करती हैं। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, ये बैकलॉग भर्ती पूरे देश में करोड़ों वैकेंसी आपकी दबाई हुई है, लेकिन इस बैकलॉग को भर्ती किसी ने करने का नाम नहीं किया। अगर किसी ने भर्ती किया तो नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी था, जो लाखों नौकरी देने का काम बहन जी ने किया है। बहन जी ने महापुरुषों के नाम से पार्क बनाया, माननीय बहन जी ने पुलिस की भर्ती किया, माननीय बहन जी ने सिपाही की भर्ती किया, गार्ड की नौकरी दिया, माननीय बहन जी ने। बैठ जाओ भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, बैठ जाओ, बोलने में दिक्कत होती ना, क्या कर रहे हो? अरे पहना दिए, एक बार खड़े रहो, बात पहनाना सब लोग। सम्मानित साथियों, आपने देखा था कि माननीय बहन जी ने SC ST समाज के लोगों के लिए बैकलॉग भर्ती में पिछड़ा SC ST को भर्ती किया, लेकिन इस भर्ती को रोक किसने लगाया आपको मालूम है कि नहीं? इस भर्ती जो SC ST OBC की हो रही थी, BSP के बाद सरकार किसकी आई थी? समाजवादी पार्टी की, और उसने इस भर्ती को रोकने का काम किया था। इतना नहीं, बहन जी ने देखा कि तमाम SC ST के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। इस आरक्षण को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। बहन जी ने तमाम अधिकारियों का प्रमोशन किया था, और उन अधिकारियों का डिमोशन करके फिर उसी तहसील उसी जिले में करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। ये मेरे सम्मानित साथियों, जरा इस पे आपको गौर करना पड़ेगा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे मौके पर आपके बीच में बात कर रहे हैं जब आपके बीच में इंडिया गठबंधन के भी कैंडिडेट आएंगे और एनडीए के भी कैंडिडेट आएंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग भी आएंगे। अब आप जरा गौर करो कि वो समाजवादी के लोग जो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे, तो जरा आपको ध्यान देना है कि SC ST समाज के लिए काम कौन कर सकता है। आप कौन से प्रत्याशी को जिता करके भेजोगे कि जो जा करके माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, या दूसरा जो जा करके दूसरे को बनाने का काम करेगा? ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम है, क्योंकि ये 80 सीट है, ये 80 सीट है, और इस पे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो SC समाज के ही आएंगे। लेकिन हमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा कैंडिडेट हाथी लेकर के आया है जो आपकी भलाई करने के लिए बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, और कौन सा कैंडिडेट साइकिल लेके आएगा,
जो साइकिल लेके आएगा वो जितनी भी योजना आपकी थी वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने खत्म करने का काम किया है। ये मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के बड़े बड़े जिलों का विकास करने के लिए माननीय बहन जी ने तमाम नए जिले बनाए थे। जैसे उन जिलों का नाम बहन जी ने किसके नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर। क्योंकि आज वो भी कहेंगे कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे वो समाजवादी के लोगों, अगर बाबा साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, अगर माननीय कांशीराम साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं हजम कर पाए, उस नाम को बदल करके फिर से कासगंज करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, तो ये मिशन कहां से पूरा करेंगे? और इधर एक समाज भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग भी आपके बीच में आएंगे, जो सांसद भी हैं, लेकिन इस सांसद जी से जरा पूछ लीजिएगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आपका आरक्षण सरकारी विभागों में है, प्राइवेट में है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करने का काम कर रही थी, तो यही सांसद जी भी बैठ करके ताली बजा रहे थे, एक बार भी नहीं कहे कि प्राइवेट में हमारा आरक्षण नहीं है, ये सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट ना करिए। हम तो कहते हैं अगर भाजपा के लोग, इंडिया के लोग इतने हितैषी हैं और जो डबल इंजन वाली सरकार है अगर इतने ही हितैषी हैं, तो पूरे देश में हमारी बैकलॉग की भर्ती भरने का काम करें, तब तो हम जाने नहीं भरेंगे। हम इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप इतने हितैषी हो, सरकारी विभागों को अगर प्राइवेट कर रहे हो, तो हमारे SC ST OBC समाज को प्राइवेट में आरक्षण देने का काम करो, तब हम जाने। लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। ये मेरे साथियों, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा? भाजपा के लोग कहते हैं पाल साहब चाहे जितना समझाओ, तहार वोट तो हम राशन दे के ले लेंगे। जरा सोचो कि ये राशन इनके पहले जब आप लेने जाते थे तो शायद 2 रुपए किलो चावल, 2.5 रुपए किलो गेहूं ऐसे ही मिलता था। यही तो था राशन की दुकान पे। चलो 3 रुपए मान लो, तो 1 यूनिट पे कई किलो मिलता है? 5 किलो। अगर 3 रुपए के दाम से ही जोड़ो तो 5 किलो का दाम कितना हो गया? 5 तिहाई 15 रुपया। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे घर पे राशन लेके आते हो, अगर हमारे माई बहनी कहीं कि भैया जाओ जरा 1 लीटर सरसों का तेल ले आओ, तो वो पहले कितनी कीमत थी? 50-60 रुपए। आज कितना हो गया? 150-200 रुपए। मतलब एक ही वस्तु में आपका सैकड़ों रुपया ले लिए। गैस सिलेंडर का दाम पहले कितना था? 400 कुछ रुपया। अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1200। यानी 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 गुना महंगा कर दिया गया। और क्या कहा गया? गरीबों को हम फ्री देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे। हमारे माई बहनी सोचे लगी कि सिलेंडर तो हमको फ्री मिल रहा है, एक भैया जी का सब्सिडी आ गया और दूसरे का नहीं आया। वो पहुंच गए कहाँ? गैस एजेंसी। कहीं भैया हमारे पड़ोसी की सब्सिडी आ गई और हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? कहीं फ्री तो नहीं पाए हो? कहीं नहीं पाए तो फ्री है। कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित वसूली ना कर रही है, तब तक तुम्हारी सब्सिडी ना आए। और जब वसूली हो गए तो हमें लगा तो सब्सिडी आओ सबके बंद हो गए। अब गेहूं के आवत गाय 18 रुपया, तो गेहूं का आवत गाय 36 रुपया, और लगभग सबके बंद हो गए। और सबसे ज्यादा हमारे, क्योंकि गांव देहात से लोग भी आए हैं, मोबाइल दो, तमाम लोग गांव देहात से भी आए हैं, किसान हैं। सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई कौन सा मैसेज आने पे खुश होते हैं, जरा बताओ? 2000 वाला। अरे ये भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये 2000 रुपए दे कहां से रहे हैं? जरा आप बताइए कि पहले आपकी खाद की बोरी जो थी, ये खाद की बोरी का वजन कई किलो था?
जरा जोर से बोलो। अब कई किलो हो गए? 45 वही, अब हो गए 40। जिन्ना जानते हुए खाद का दाम भी कम हुआ क्या? दाम बढ़ गया। अब 10 किलो खाद गायब हो गए। हे मेरे किसान भाइयों, सम्मान निधि तो सबके खाते में नहीं आती ना, लेकिन खाद तो सबके खेतों में पड़ती है। और खाद 10 किलो खाद एक बोरी से गायब कर दी गई और खाद का दाम भी कम नहीं हुआ। हे मेरे साथियों, जितना तोहरे खाता में सम्मान निधि नहीं आवत, ये कई गुना भाजपा के उद्योगपतियों के खाते में चली जाती है। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बांड से चंदा आया है बड़े बड़े सारे दलों को। किसी को 1600 करोड़, केहू का 1400 करोड़, अरे सपा के 49 कुछ करोड़ है, लेकिन बीएसपी के जीरो है। क्यों? क्योंकि माननीय कांसी राम साहब कह करके गए थे कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। आज इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, ये अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से अगर ये इलेक्ट्रल बांड के जरिए पैसा उठाए हैं, तो निश्चित है कि जनता का काम इनके बस का करने का नहीं है। अगर सब समाज का कोई विकास कर सकता, कोई काम कर सकता है, तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी। बाकी सब तो जो इलेक्ट्रल बांड के माध्यम से पैसा लिए हैं, पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से वो काम करेंगे, उससे आपका फायदा नहीं होना है। ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सभी लोगों से इसी निवेदन के साथ, क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश पर जो प्रभारी बने हैं, बीएसपी में जो प्रभारी होता है वही बाद में प्रत्याशी भी हो जाता है, तो ये आपके प्रभारी हैं। मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित है कि जो आपके ये राजेश कुमार और मनोज प्रधान जी हैं, अगर ये जीत करके जाएंगे तो बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप लोग अक्सर देखते हो ना, जब प्रचार किया जाता है लाउड स्पीकर से, तो क्या किया जाता है? हमारे प्रत्याशी बहुत ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ हैं, इनको अपना कीमती वोट दे करके जिताइए और हमारे फला नेता का हाथ मजबूत करिए। किसका? बड़े नेता का। लेकिन साथियों एक चीज जान लीजिए, क्या कहते हैं? कीमती वोट दे करके जिसका कहते हैं कीमती वोट, अमूल्य वोट, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये मेरे साथियों, इस वोट की कीमत हमें आपको नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, जब ये कहते हैं कीमती वोट हमें दे दो, हमारे प्रत्याशी को जिताओ और हमारे बड़े नेता का हाथ मजबूत करो, निश्चित जान लो अगर गलत जगह वोट पड़ गया और दूसरे दलों के नेताओं का हाथ आपने मजबूत किया, तो निश्चित जान ला कि हमें आपका अपन पीठ मजबूत करे का पड़ जाए। लेकिन अगर भाई हमारे राजेश कुमार उर्फ मनोज जी को जिता करके भेजोगे, तो किसका हाथ मजबूत होगा? बहन जी का। जौने दिन इनको जिता के भेजेंगे, बहन जी का हाथ मजबूत हो जाएगा, तब आप विपक्षियों से भी कह सकते हो कि राजेश जी जीत गए हैं, बहन जी का हाथ मजबूत हो गया है, अब आप अपनी पीठ मजबूत करो। वरना कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरीके शोषण हो रहा है, किस तरीके लूटा जा रहा है, इस पे न्याय नहीं मिलने वाला है जब तक आप इस देश की हुकूमत अपने हाथ में नहीं लोगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। आप लोग अक्सर नारा लगाते हो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन ये मेरे भैया 75-76 साल बीत गया,
नारा लगावत लगावत मुंह थक गया, लेकिन आज तक जो बाबा साहब ने कहा था ये हमने कीमती वोट दिया है, बड़ी मेहनत से दिया है, इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो सके, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। ये मेरे साथियों, एक बात हम कहेंगे, हमारी पार्टी जो बनी है कैडराइज पार्टी है, तमाम ड्रामा हुआ, मिशनरी गीत हुआ। एक हमारे अम्बेडकर नगर के चैतुराम सुमन हैं, वो गाना गाते थे कि रबड़ी मलाई खूब खइहा और कोठरिया में जाके बदल जइहा। जहां मशीनियां रखी रहेगी पंचायत भवन पर, प्राइमरी स्कूल पर, उसके अंदर भी एक कपड़े की पर्दे की कोठरी बनाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बांडवा जो सब लिए हैं ये तोहरन बिचौन ला के खर्च करी हैं, तो जौन भी खवावे पियावे खाए पी लिया, रबड़ी मलाई खूब खइहा और कोठरिया में जाके बदल जइहा। हुआ का देखा अपन हाथी। जरा एक नारा मेरे साथ लगाइए सब लोग जोर से, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी, और जोर से, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी, हाथी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमारे नेता विधान परिषद माननीय एमएलसी साहब, हम लोगों के मंडल के प्रभारी, अभी जो कुछ बचा है और जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं अभी आपको बताएंगे, लेकिन मैं यही निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन भी वोट यहाँ पड़ेगा, चौथे चरण में है, क्या तारीख पड़ेगा, 20 मई को वोट पड़ेगा। 20 मई को ये जरूर ध्यान देना बूथ पर जाकर के कि हाथी लेके कौन आया है, जिसके जीतने से बहन जी का हाथ मजबूत होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।